आज के सेशन का लास्ट लेक्चर है जो हमारे सीनियर बॉस हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम से इमरान बॉस आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, कौन कौन से प्रोग्राम्स हेल्थ के लिए चलाया जा रहा है इंडिया में वो, और इन्होंने यूजी इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और पीजी अभी डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम से कर रहे हैं। तो मैं बॉस को दावत देना चाहूंगी कि बॉस आप आए और बच्चों को प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। मैं आपको बताता हूँ कि शायद ये टॉपिक जो है चूज करके इसलिए दिया गया हमें क्योंकि मैं 5 साल पहले नेशनल हेल्थ मिशन में आयुष चिकित्सक काम कर रहा हूँ और अभी एजुकेशनल लीड पे है और यहाँ पे पीजी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडमिन को ये मौका देने के लिए। हम आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी ट्रेन हो सके, इस प्रोग्राम से अवेयर हो सके और इसका फायदा भी ले सके और अब आप तक इस प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस भी पहुंचा सके। तकरीबन भारत में कमोबेश तकरीबन 30 प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत वो बीमारियां आती हैं जो खास करके मच्छर या उस मच्छर के काटने से उसकी वजह से फैलते हैं, जैसे मलेरिया, फलेरिया, कालाजार, डेंगू वगैरह। वही दूसरा प्रोग्राम है, आगे की स्लाइड में कुछ डिटेल भी बताएंगे हम आपको। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, नाम से ही जाहिर हो रहा है पहले ये बहुत ही डेंजर डिजीज हुआ करती थी, लोग इसको छुआछूत की बीमारी मानते थे, लेकिन जब से ये पता चला कि नहीं ये बैक्टीरियल डिजीज है और इसका मतलब कि क्योर हो सकता है, लोग बहुत ही मतलब अगर किसी को लेप्रोसी हो जाता था तो गांव से दूर उसको जो है अलग घर बना के दिया करते थे। बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, ये 40-50 ईयर बैक अगर जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा जो है इसको बहुत छुआछूत की बीमारी माना जाता था। फिर जब से ये प्रोग्राम आया फिर इस बीमारी को कंट्रोल किया गया, अब ये देखने को बहुत कम मिलता है। तीसरा है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। टाइम टू टाइम ये जो डिजीज है इसके नाम हमेशा चेंज होते रहते हैं। पहले तो लोगों ने सोचा कि चलिए पता चल गया कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से हो रहा है तो हम इसको नहीं कर देंगे। वैक्सीन भी आ गई, बीसीजी वैक्सीन का नाम सुनते होंगे, जो जन्म के वक्त ही लगा दिया जाता है, लेकिन उसका भी फेल्योर रहता है। अगर किसी को बीसीजी लग जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि 100% वो उस डिजीज से क्योर हो गया। तो उसके बाद फिर टाइम टू टाइम इसका नाम चेंज होता चला गया। अभी जो चल रहा है वो है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो भी डिजीज है उसमें शुरू के 4 मंथ जो है वो 4 दवाइयां दी जाती है, 4 एफडीसी आगे स्लाइड में बताएंगे, और लास्ट के 2 महीने जो है वो 2 एफडीसी मतलब 2 दवाइयां दी जाती है। इस प्रोग्राम का एक अभी जो न्यू चल रहा है उसमें अगर कोई डायग्नोस होता है मरीज तो उसको 500 रुपये पर महीने प्रोत्साहन राशि दिया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन को। अगर आप गवर्नमेंट में इलाज कराते हैं तो दवा तो मुफ्त में दिया ही जाता है, उसके साथ साथ 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है उसके डायरेक्टली इम्प्रूवमेंट के लिए। क्योंकि ये डिजीज माना जाता है कि मालन्यूट्रिशन की वजह से या कुपोषित जिसको बोलते हैं ना उसकी वजह से होता है, तो उसका डाइट इम्प्रूवमेंट के लिए, खास करके ये अमीरों में नहीं गरीबों में होता है। तो सरकारी मान के चलते हैं कि हम दवा तो हम दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब कि दवाइयों का रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ये फैल जाता है। अवेयरनेस फैलाने के लिए भी 500 रुपये सपोर्ट करती है हर महीने। किसी को 1 साल तक अगर इलाज चलता है तो 1 साल तक ही पैसा दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट अकाउंट में ये पैसा जाता है मरीज के। वही चौथा प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बारे में ये भी एक न्यू डिजीज है, ये तकरीबन भारत में फर्स्ट डायग्नोसिस हमको लग रहा है कि जो बना है वो 1980 के आसपास, 83 या 85 के आसपास आया है।
आगे एक दो स्लाइड में उसके बारे में डिटेल बताएंगे। ये एक वायरल डिजीज है और ये मान के चला जाता है कि इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये भी एक मीथ है कि यूनानी में कोई एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं है। तो आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि तकरीबन 10-12 ऐसी मेडिसिन है हमारे यहाँ जो एंटी वायरल एक्टिविटी रखती हैं, लेकिन इस पर रिसर्च की और भी मजीद जरूरत है। तो वही नेक्स्ट जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इसके अंतर्गत जो डिजीज आती हैं वो उसको बोलते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी से भी एक डिजीज होती है, ग्लूकोमा, ये सब उससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एक डिजीज होता है बाइडॉट्स स्पॉट्स, को बताएंगे में से का नाम सुने हैं? विटामिन ए की डिफिशियंसी में कौन डिजीज है? नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना है? इसको ऐसे आप कैसे पता चलेगा कि किसको विटामिन ए की डिफिशियंसी है? सामने कम दिखाई देता है और ऐसे मरीज को देख करके आंखों में एक स्पॉट दिखाई देता है, व्हाइट स्पॉट, सिल्वर लाइन दिखाई देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइडॉट्स स्पॉट। ये सब इस प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। इसीलिए जब 9वें महीने बच्चे को वैक्सीन लगती है एमएमआर की, तो उस पर 5 ml जो है वो विटामिन ए का सिरप भी दिया जाता है। इसके अलावा आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, इसमें खास करके वायरल डिजीज आते हैं, खास करके बिहार का वो इलाका जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो पता चलता बाढ़ इलाका, यहाँ पे ये ज्यादा देखने को मिलता है। उसकी वजह है हर साल वहाँ पे बाढ़ आता है, ठीक है। तो आयोडीन जो होती है, जो धरातल पे है, वो सब बह के जो है वो चली आती है। तो उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो 45 खिलाती है। 45 जानते हैं? लिख लीजिए सामने 45 FORTIFID 45, मतलब एडिशनल हमारे फूड सप्लीमेंट में सरकार ऑलरेडी डालने के लिए कहती है, और जहां से वो बन के तैयार होता है वहीं डाल दिया जाता है। जैसे आप लोग नमक खाते होंगे तो नमक के पैकेट पे खोल के देखिए, हमें लिखा रहता है 45, उसमें ऑलरेडी 40 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल आयोडीन का होता है, ठीक है। मतलब हमको नमक में ऑलरेडी डाल के भेजा है। सरकार ने एक लॉ बनाई हुई है कि जहां भी नमक बनेगा और पॉपुलेशन तक पहुंचेगा तो वहीं ये एक लॉ आ गया है कि वहीं पर उसको 45 कर देना है आयोडीन को। आजकल तेल भी अगर देखेंगे ऑयल यूज करते हैं खाना बनाने में, उसमें भी लिखा रहता है 45 विटामिन ए एंड डी या आयोडीन वगैरह, ठीक है। आयोडीन खास करके आपको नमक में ही ऐड करके भेज दिया जाता है, इसी प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो है आमतौर से जो एलिजिबल कपल होते हैं, एलिजिबल कपल पता किसको कहते हैं? नहीं पता, लिख लीजिए। एलिजिबल कपल कहते हैं कि जो शादी लाइफ हो जाते हैं, ठीक है, या न्यूली कपल जो होते हैं, उनको अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है। एक प्रोग्राम होता है सूर्योदय साथ बहु सम्मेलन, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा होता है साथ बहु सम्मेलन। उसमें क्या होता है कि जो भी न्यूली कपल होते हैं, मतलब शादी करके आते हैं गांव में, उनको एक जगह इकट्ठा करके अवेयर किया जाता है कि शादी के 3 साल के बाद पहला बच्चा आपको जो है पैदा करना है, और दूसरे बच्चे की अगर जरूरत हो तो 3 साल का गैप रखना है। फैमिली वेलफेयर एक प्रोग्राम होता है सास बहु सम्मेलन। उसमें आपको जो हर गांव में आशा बहु होती है, हेल्थ वर्कर होती है, एएनएम वगैरह, तो साल में एक दिन जो है हर महीने एलिजिबल कपल जो 18 साल से लेकर 35 साल तक की न्यूली कपल होती है, जो औरतें होती है, गाँव की बहू होती है, उनको इकट्ठा करके खास करके उसके साथ सास को भी बुलाया जाता है, ताकि वो गांव में तो ये होता है ना, ताना मारते हैं शादी के 3 साल हो गए बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ, तो उसको समझाने का तरीका ये है कि हाँ पहले से तैयार हो बच्चा करने के लिए,
फिर बच्चा जब एक बच्चा आ जाए वो हेल्दी हो, मतलब उसको 3 साल तक अच्छे से परवरिश मिले, पूरा वैक्सीनेशन हो, बच्चे कोई कुपोषण का वो शिकार ना हो, ठीक है। और माँ भी, माँ का यूट्रस या माँ भी दूसरा बच्चा तैयार, मतलब कि अगर ऐसा हुआ दूसरा बच्चा का प्लान करना है तो 3 साल में माँ फिर से वो रेडी हो सके। देखते हैं गाँव में क्या है कि इस बात की क्या नहीं रखने की वजह से क्या होता है, माँ को एनीमिया होता है और डिलीवरी के वक्त आज से एकदम डेटा के साथ बता रहे हैं कि सन 90 से पहले मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो था भारत में 552 पर एक लाख में 552 महिलाओं की मौत हो जाती थी डिलीवरी के वक्त, या तो लेबर में या लेबर की 40 दिन के बाद, जिसको बोलते हैं परक्यूरिंग पीरियड। 552 लेडी की मौत हो जाती थी हर 1 लाख में मैटरनल मोर्टिलिटी। ये जब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चला, ये सब प्रोग्राम चला, तो उसके बाद अभी जो डेटा है वो 132 पर लाख, मतलब 1 लाख अगर बेबी डिलीवर होता है तो उसमें अभी जो कैजुअलिटी हो रही है वो शायद अब 100 के आसपास ही, उससे भी नीचे आगे आगे के स्लाइड में बताएंगे। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर कई चीजें आती है। तो मतलब न्यूली जो कपल होती है उसके साथ साथ गांव की घर की जो लेडी होती है, बड़ी सास, उनको भी बुला करके उसको अवेयर करना होता है, ठीक है, तो इस प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी जो बुनियाद है वो सन 2005 में रखा गया। उससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ये प्रोग्राम आया, उसी के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम चेंज हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, मतलब गांव में ज्यादा कैजुअलिटी होती थी मदर की एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिसकी 2 वजह थी। एक तो डिलीवरी के वक्त जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाया करता था, माँ जो है वो अनवैक्सीनेटेड इन्फेक्शन से बच्चों की मौत हो करती थी, और एनीमिया से। ये 3 ऐसी वजह थी जिससे सबसे ज्यादा डेथ हुआ करता था। जब से ये नेशनल हेल्थ मिशन आया, गांव गांव तक कितने डॉक्टर नहीं थे तो आयुष डॉक्टर की स्पेशल बहाली करके उनको ट्रेनिंग दे करके एडिशनल पीएचसी तक भेजा गया, अवेयरनेस कराया गया, जिससे ये सब हमारा अचीवमेंट हुआ। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कंट्रोल हुआ, जो बच्चों की मौत हो जाया करती, पेरीनेटल डेथ जो हुआ, पेरीनेटल डेथ किसको कहते हैं, बच्चों का मौत, मतलब 7 महीना अगर किसी लेडी ने अपने बच्चे को 7 महीने तक अपने घर में रखा है तब से लेके और 1 साल तक, बच्चा डिलीवर होने के 1 साल तक अगर कोई बच्चा का डेथ होता है तो कर देते, पहले भी और बाद में भी, उसमें भी बहुत सुधार आया, ठीक है। ये नेशनल हेल्थ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत उसी में मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़े, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसमें वही बर्थ कंट्रोल का ही खास करके इसमें है अवेयर फैलाना कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे का केयर कैसे रखना है, या फिर जैसे प्रॉपर्टी हो गया या कॉन्डोम हो गया उसका इस्तेमाल, ठीक है, ये सब इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। जननी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो भी गर्भवती महिला होती है उसको सरकार 1400 रुपया देती है, अगर गर्भ फैल गया तो उसको 1400 रुपया दिया जाता है, अवसर बढ़ा के 18 या 3000 रुपये दिए गए। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं गाँव में, खास करके सुदूर इलाका में, तो उनको स्पेशल जो घर में खाना खाती है बस उसी पे डिपेंडेंट रह जाती है, तो खास करके बच्चे भी मालन्यूट्रिएंट पैदा होते हैं, जिसके मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, मां को एनीमिया हो जाता है। तो उसके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए सरकार 2500-3000 रुपये जैसे ही गर्भवती हुई पैसा दिया जाता है, ताकि वो घर के खाने के अलावा दूध, अंडा, घी, मछली, जो भी पौष्टिक आहार है वो अपने खाने में ऐड कर सके, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना। अब आगे आते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, इसमें हम काम करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर ब्लॉक में, जो ब्लॉक समझते हैं ना, हर ब्लॉक में एक टीम होती है, 2 टीम होती है, उसमें एक टीम में 2 डॉक्टर, एक मेल एक फीमेल, एक फार्मासिस्ट और एक ट्रेनर होता है। सरकार उसको 4 व्हीलर प्रोवाइड करती है। उसका काम होता है अपने ब्लॉक में जितने भी आंगनबाड़ी हैं, ठीक है, उस आंगनबाड़ी, एक टीम जो आंगनबाड़ी कवर करती है, दूसरी टीम हर सरकारी स्कूल को कवर करती है। आंगनबाड़ी में 5 साल तक के बच्चे और
स्कूल में 18 साल तक के बच्चे, मतलब जन्म से 18 साल तक के बच्चे का फ्री हेल्थ चेकअप हम आंगनबाड़ी वाले स्कूल में जाके कर लेते हैं। सरकार के अनुसार 30 जेनेटिक डिजीज है, 30 डिजीज है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ डिजीज है जिसको हम वहीं पे इलाज करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसको दवा दे देते हैं। कुछ डिजीज होती है जिस डिजीज के लिए हमें रेफर करना पड़ता है बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या सदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए हमें और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। वो डिजीज है खास करके कार्डियक हार्ट डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, इस टाइप की जो डिजीज है ये हमें आरपीएससी के जो डॉक्टर होते हैं खास करके आयुष चिकित्सक भी होते हैं, चाहे वो यूनानी के हो, आयुर्वेद के हो या होम्योपैथ के हो। और आप लोगों की जो पढ़ के निकले सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब के चांस, ठीक है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसी फील्ड में होता है। तो ये 30 डिजीज तकरीबन जो है इसमें कवर करने होते हैं। डिजीज को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक वो डिजीज जो डिफिशियंसी डिजीज होती है, डिफिशियंसी डिजीज में खास करके विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन। तो वही कुछ डिजीज ऐसी होती है जो डिफेक्ट एट बर्थ, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त वो पैदा मतलब अपनी माँ के पेट से ही वो डिजीज लेके पैदा होता है, उसको बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज। उसमें आते हैं कौन से डिजीज, लीवर ट्यूब डिफेक्ट, जो स्पाइनल बाइफिडा होते हैं तो उसका भी वो नहीं होता है। उसके अलावा हार्ट में जो होल होता है एडिशनल, आमतौर से तो दो एट्रियम के बीच में रहता है, 1.5 साल के बाद वो फिलअप हो जाता है, लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट इसके बहुत केस मिलते हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया, या कलव फुट हो गया, पैर मुड़ा हुआ होता है या लिप कटा हुआ होता है, ये सब चीजें हमको वहाँ आइडेंटिफाई करनी है। इस टीम की जिम्मेदारी है आइडेंटिफाई करना और उसको आगे भेज करके उसका सर्जिकल इंटरवेंशन कराना। ठीक है, तो इनका 4 मतलब कि 4 कैटेगरी में ये डिजीज बांटते हैं, डिफिशियंसी डिजीज में, कंजेनिटल डिजीज में और डेवलपमेंटल डिले में। ठीक है, अब कुछ डिजीज होती है जो चाइल्डहुड डिजीज होती है, जैसे बच्चों में कान बहुत बहता है, कॉमन होता है, इसके रीज बहुत होता है। तो ये सब जो दवाइयां होती है वो आपकी टीम में ऑलरेडी रहती है, वो वहां जाकर के आपको तुरंत क्विक वहां प्रोवाइड कराना है, उसको हफ्ते में 1 दिन फॉलो अप लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन से हो गया, मैटरनल माँ के लिए, न्यूबॉर्न जो बच्चा पैदा होता है उसका भी एक प्रोटोकॉल है। अगर बच्चा 2.5 किलो से कम का पैदा हुआ उसको बोलते हैं 2.5 किलो से जब कम अर्ली मतलब प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं उसको। तो 2.5 किलो से इसीलिए देख रहे हैं कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसको 4 बार कम से कम एएनसी चेकअप के लिए बुलाया जाता है। ये सारा उसी के अंदर है। तक इसको कहते हैं एंटीनेटल चेकअप। जब बच्चे गर्भवती माँ होती है तो उसको वो डिलीवर करने के वक्त तक स्वस्थ रहे, मतलब वो उसको कोई डिजीज ना हो, तो इसलिए बार-बार चेकअप रखते हैं। बच्चे का फिटल वेलबीइंग देखते हैं कि बच्चा माँ के पेट में कोई कंजेनिटल डिजीज लेके तो नहीं मतलब पैदा हो। इसीलिए 7 महीने तक का एक कॉन्सेप्ट है कि अब तो और नीचे कर दिया जाए 5 महीने तक अगर अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है कि बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत कोई सीवियर डिजीज लेके पैदा होगा, अबॉर्शन उस केस में लीगल है। फिर आप किसी दूसरे डॉक्टर को जो है सो रेफर करेंगे, तो डॉक्टर का कंसेंट लिया जाएगा और उसको आप अगर अबॉर्शन करते हैं तो वो लीगल है। कुछ डिजीज है जैसे डाउन सिंड्रोम का बच्चा अगर पैदा भी हो गया तो जिंदगी भर के लिए माँ बाप के लिए क्या होता है अभिशाप, ठीक है, हेडेक। तो इस सब केस में या कुछ ऐसी और भी डिजीज है जिसको आपको 5 महीने तक डिटेक्ट कर लेना है। अगर वो पता चल जाता है तो हम उसका अबॉर्शन कर सकते हैं लीगल। ठीक है, 5 महीने के बाद अगर पता चलता है तो आप उसका अबॉर्शन नहीं करा सकते। ठीक है, इसीलिए जब कोई गर्भवती गर्भ से रहती है तो उसको टाइम पे जाके अपना चेकअप कराना चाहिए ताकि उनको कंजेनिटल डिजीज से जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया में आएगा तो माँ बाप के लिए भी उसकी जिंदगी के लिए भी वो बहुत ज्यादा सोचदारी है, तो उसको क्यों पहले ही हम प्रिवेंट कर सके। ठीक है, जैसे स्पाइनल बाइफिडा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये सब चीजें जिसको पहले पता चल जाए तो लोग अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है।
मेटरनल एंड चाइल्ड, उसके अंदर नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत नल जल योजना जो अभी डोर टू डोर नल पहुंच के पानी पहुंचाया जा रहा है, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत पहुंचाया जा रहा है। खास करके बिहार का वो इलाका जो गंगा के किनारे, ठीक है, गैंगेटिक एरिया, वहां पे आर्सेनिक और आयरन का बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है। आप देख रहे हो कि पानी आप जैसे ही ट्यूबवेल से आप निकाल के रखते हैं 4 घंटे के बाद वाटर का कलर चेंज हो जाता है, वो ड्यू टू द हेवी मेटल्स लाइक आयरन एंड आर्सेनिक। और आर्सेनिक दूसरा कॉज है जीआई कैंसर, ठीक है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट का कैंसर जो होता है, लीवर कैंसर, पेट का कैंसर, वो आर्सेनिक कॉज करता है और उस इलाके में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए सरकार नल जल योजना चला रही है, क्योंकि कम कॉस्ट में लोग 50-60 फीट के ट्यूबवेल का आके अपना पानी पीते हैं जो इम्प्योर है। कहते हैं कि सेकेंड इसी का अगर कोई पानी निकाला जाए तो वो प्योर होता है, ठीक है। तो इसलिए गांव में जो नल जल योजना वाला है वो 250 फीट 300 फीट के जो इसका रिपोर्ट मिल गांव करके तो सबको सप्लाई दिया जाता है, ताकि कंटामिनेटेड वाटर से होने वाली डिजीज से हम बच सकें, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सिचुएशन होगा तो पता नहीं। तो वाला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत सरकार का ये इम्यूनाइजेशन भारत में सन 1993 या 92 के आसपास जो सबके लिए लीगल किया गया, ठीक है। जो भी बच्चा पैदा होगा उसको वैक्सीन लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। जन्म के वक्त ये वैक्सीन हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी, तो वही छठा, 10वां और 14 इसका पेंटावेलेंट, पीसीजी और रोटावायरस ये लगाया जाता है। तो वही 9वें महीने में एमएमआर का वैक्सीन, जापानी इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन, और 1.5 साल पे फिर इसको रिपीट कर देते हैं। यही नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। अब जब आगे सिलेबस में जाएगा तो इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अंतर्गत 2 प्रोग्राम आते हैं, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पहले ही बता चुके हैं। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन अभी कहेगा कि सरकार ने प्रोग्राम चलाती है, क्या देहात में ही चला रही है, शहर में भी चला रही है प्रोग्राम, ताकि इस प्रोग्राम का मेन 3 मोटो था। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, न्यूबॉर्न जो बच्चा पैदा होता है उसमें बहुत ज्यादा चेंज थी उनको कम करना, यही इसका मेन फोकस था। और वैक्सीनेशन 100% कराना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। अब ऐसा थोड़े कि जो बच्चा है या प्रेग्नेंट के लिए सारा प्रोग्राम सरकार उसी के चलाए, नहीं, जो बड़े लोग हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बाप को बड़े होते हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते, तो लोगों को घर से, बड़े लोगों को घर से निकाल देते हैं। सरकार इनके लिए भी एक सिस्टम प्रोवाइड कराती है, ओल्ड एज होम, वहां पर जाके लोग अपना जीवन यापन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है यूथ इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। तो वही नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज, इसके अंतर्गत आमतौर से वो डिजीज आते हैं जो लोग जैसे कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसको कौन सा डिजीज होता है, बेलों रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएंगे। कोल माइंस में काम करने वाले को क्या होगा, उसको भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है। डाई फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को एसटी कैंसर के चांसेस होते हैं। तो सरकार उसके लिए भी प्रोग्राम चलाती है कि इस जगह पे काम करने वाले लोगों को, जैसे कि कोई माइंस में काम करता है, उसको 6 महीने ड्यूटी कराते हैं, 6 महीने वो बैठा सकता है, तो उसके हेल्थ को इम्प्रूव करा भी करेंगे। लगातार अगर वहां काम करेगा तो उसको बहुत कैंसर हो जाएगा। पता चला कि गवर्नमेंट जॉब के 30 साल में पैसे डिजीज में मुब्तला हो जाएगा तो फिर सरकार का काम नहीं चलेगा। तो इसके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने अपना लॉ और कानून अलग बनाया हुआ है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स होने की वजह से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये तो सब लोग जानते हैं, स्कूल से सब लोग होकर रहे हैं। ये जो मिड डे मील वगैरह चल रहा है वो सब किसी प्रोग्राम के अंतर्गत है। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इस पे ऑलरेडी आयुष मतलब
हेल्थ आयुष फॉर्मुलेटरीज जो बहुत कई जगह पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, क्योंकि इसमें जो कई नंबर में सारे डिजीज है, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ये फैलने वाली डिजीज नहीं है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी खास करके अभी आप देख रहे होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में जो नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र है ना, सरकार जो हैरी छुड़ाने के लिए या फिर सिगरेट के कंज्यूम का भी या कोई फिंगर होता है तो छुड़ाने के लिए जो प्रोग्राम चला रही है नशा मुक्ति केंद्र वो सब इसका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आता है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, ये क्या है? तो डिजीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज है जिसको सरकार ने सर्विलेंस पे लगाया हुआ है। अगर सरकार को रिपोर्ट हो कि किसी गांव में 5 चिकन पॉक्स का अगर हम रिपोर्ट कर देते हैं तो WHO की टीम वहां पहुंच जाती है। तो 7-8 डिजीज ऐसे हैं इसको सरकार ने सर्विलांस पे लगाया हुआ है। अगर आपके गांव में अभी पता चल जाए किसी को पोलियो हो गया है, जेनेवा से लोग आ रहे हैं, मतलब विदिन ए वीक अगर किसी डॉक्टर ने ये रिपोर्ट कर दिया इस गांव में पोलियो का लक्षण देखा गया है, तो पोलियो जो है वो नोटिफाइड सर्विलेंस पे लगा हुआ है। 4-5 डिजीज है पोलियो, उसके अलावा चिकन पॉक्स है, कोलेरा है, ये सब आपका जो है वो सर्विलांस पे लगाया हुआ है। अगर इस डिजीज का केस एक भी रिपोर्ट होता है तो इंटरनेशनल लेवल पे भरकम मच जाएगा, वो लोग भाग के आ जाएंगे इसकी स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो सर्विलांस पे 4-5 डिजीज है बोलेगा, और खास करके पोलियो सबसे नंबर 1 पे। कुछ ऐसे जैसे डिजीज की तो तादाद हजारों की है, लेकिन कुछ डिजीज है जिसको सरकार ने सर्विलांस पे लगाया हुआ है। सर्विलांस का उसी से आया है जो आपका मेडिकल यूज होता है। तो कुछ डिजीज ऐसे हैं जिसके बारे में अगर सरकार को रिपोर्ट हो, जैसे कह रहे हैं कि इसका उपयोग मार्च में सरकार को ये कर सकती है, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि पता गांव में पोलियो का केस आया है, पता चला कि जेनेवा से हम यहाँ, तो कुछ डिजीज ऐसी है जिसको सर्विलांस पे लगाया गया है। ठीक है, चिकन पॉक्स, उसके बाद पोलियो सबसे नंबर 1 पे है, और भी कई डिजीज है। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रोग्राम, ये अभी 2013-14 में लॉन्च हुआ है। इसके अंतर्गत जो है भारत के तकरीबन जितने बीपीएल फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसको सरकार 5 लाख का इंश्योरेंस देती है। तो पूरे भारत में तकरीबन 140 करोड़ की आबादी है, बीपीएल कितनी है? तकरीबन 30 से 35% आपको बीपीएल फैमिली है। तो तकरीबन 40 करोड़ लोगों का एक साथ तो बीपीएल नहीं बन जाएगा कार्ड। तो हर साल सरकार जितने भी हमारे टारगेटेड बीपीएल है या बीपीएल फैमिली है कि 20% लोगों का हर साल कार्ड बनाती है। उस कार्ड के अंतर्गत एक फैमिली का एक हेल्थ कार्ड होता है, चाहे वो 2 लोग हो या 5 लोग हो, उसका एक प्रीमियम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। उसकी एवज में अगर आपकी फैमिली के कोई लोग बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है, ये आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो बात देख रहे हैं 27 में नेशनल डिजीज ऑफ इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये आप देखने को नहीं मिलता, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। मिनिमम नीड प्रोग्राम, मतलब कि कुछ ऐसी नीड है जो हर आदमी को जरूरत है, चाहे वो अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, एक गांव का सबसे गरीब आदमी हो, उसको एक मिनिमम नीड की जरूरत होती है। ये कानून है, उतना सरकार को देना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है। उसके बाद 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम के अंतर्गत पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी को दूर करना, पावर ऑफ पीपुल, मतलब हर आदमी को एक पावर दिया हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो। सपोर्ट टू फार्मर, देखा जाए प्रधानमंत्री आजकल 2000 या 3000 रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि देते हैं। तो ऐसा होता था पहले कि किसी के फसल बर्बाद हो जाने से लोग सुसाइड कर लेते हैं, सूखा पड़ गया बहुत सारे किसान। आज भी महाराष्ट्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की बहुत किल्लत है, लोगों के पास
100 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, लेकिन कोई फसल नहीं हो पा रही है, तो लोग जो क्या करते थे, सुखाई कर लेते थे, लोन लेते थे बैंक से फसल के लिए, सुखाड़ हो गया, बारिश हुई नहीं, फसल डूब गई, अब उसको सरकार को पैसा वापस करना है, बैंक को पैसा देना है, तो इसलिए सरकार फार्मर सपोर्ट के लिए भी पैसे डालती है। लेबर वेलफेयर है, लेबर वेलफेयर में किसी भी एक लेबर को एक मिनिमम वेज की जरूरत होती है, इतना पैसा देना है, ऐसा नहीं कि किसी को आपने लिया है और कुछ भी पैसा दे दिया है। सरकार एक वेज वर्कर तय किया होगा, 250 रुपये मिनिमम है, उससे कम आपको नहीं देना है, 8 घंटे से ज्यादा आप उससे काम नहीं ले सकते, टाइम ड्यूटी अगर ले रहे हैं तो उसको डबल पैसा देना पड़ेगा। ये सब लॉ हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सबको घर देना है, सबको साफ पानी देना है, सबको स्वास्थ्य रखना है, सबको एजुकेशन देना है। तो कुछ लोगों के लिए स्पेशल केयर किया गया है, जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ओबीसी के लिए, वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, यूथ डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ सलब, गरीब का जो इलाका है उसको हमको इम्प्रूव कराना है, सोशल सिक्योरिटी, रूरल नॉट्स, मतलब गांव में भी रोड, तो गांव को रोड बन गए, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया एंड आईटी लेवल की गवर्नमेंट। अब तक अभी जो हम आपको इतने प्रोग्राम में उसको शॉर्ट में बता रहे हैं, अब उसको थोड़ा पिक्चोरियल और उसको आगे बढ़ जाएंगे। पहला प्रोग्राम बता रहे थे नेशनल एक्शन ऑन डिजीज प्रोग्राम, मतलब कि वो डिजीज जो खास करके बचपन से हुआ करती है, उसमें कौन सा है, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया। अगर हम सारा स्लाइड अच्छे से पता है तो हमको 4 घंटा लग जाएगा, और आप लोगों को इतना मतलब बताने की जरूरत नहीं है, जब मौका मिलेगा तो 1 घंटे के अंदर पढ़ाना है, तो ये सब चीजें बस इतना जान लीजिए कि इसको खत्म करने के लिए सरकार हर महीने जो है एक एंटी मलेरिया मंथ बनाती है। एक डेटा के अनुसार तकरीबन 7 लाख लोगों की मौत जो है वो मच्छर के काटने के वाले डिजीज से होती है। 7 लाख लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। सालाना ये गर्भवती के व्यवसाय को मिलेगा। वही फाइलेरिया थोड़ा सा बता दो इसके बारे में, ये हमारा बिहार सबसे इंडेमिक एरिया है फाइलेरिया करके। साल में सरकार 1 या 2 बार हर घर में 6 गोली डीईसी का प्रोवाइड कराती है। 6 सफेद गोली घर में आता होगा देने के लिए, तो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए यूनानी ट्रीटमेंट है। इसके अभी आपको ज्यादा फर्स्ट ईयर में होगा। वैसे ये कालाजार डिजीज है, इसके बारे में जान लीजिए। अगर किसी को कालाजार डायग्नोस होता है तो गवर्नमेंट इसको 5000 रुपया देती है। अगर कोई किसी का डायग्नोसिस होता है कि ये बंदा कालाजार से सफर कर रहा है और डायग्नोसिस हो गया तो इलाज तो सरकार करती है, इसके साथ साथ 5000 रुपया उसको देती है उसके हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम से रिलेटेड की पॉइंट्स हम आपको बताते हुए अवेयर करते हुए ये जेई है, इस पे मेरा अभी वर्क चल रहा है, इसके हम ज्यादा अभी आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। रिसर्च का पहलू है, इसको पहले बताने से रिसर्च को फर्क पड़ेगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो। डेंगू अभी चल रहा है, डेंगू के इतना मोटा मोटी जान लीजिए मच्छर के काटने से होता है। दिन में इसका मच्छर काटता है, ठीक है, और इसकी 3 कैटेगरी होती है, 3 वायरस होती है, जिसकी वजह होती है वायरल डिजीज है लेकिन होता मच्छर के काटने से, ठीक है। अगर किसी को एक बार डेंगू हो जाता है तो दूसरे बार होने के चांसेस ज्यादा है, और टाइम में होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। 3 अलग स्टेज है वायरस, ठीक है। इसमें इलाज तो ये वायरल डिजीज है, एंटीवायरल बहुत कम मेडिसिन यूज करती है। पपीता, कीवी, बकरी का दूध, यही इसका खास करके दिया जाता है। लेप्रोसी के बारे में पहले ही बता चुके हैं, और जिसको बोलते थे बहुत इन्फेक्शन डिजीज है, बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है 1980 से पहले, लेकिन जब ये पता चला कि ये
बैक्टीरियल डिजीज है और ये ठीक किया जा सकता है। इसका एरेडिकेशन प्रोग्राम बनाने के बाद इसमें बहुत सुधार आया। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जान लेंगे। अभी जो करंट प्रोग्राम चल रहा है उसमें अगर किसी को डायग्नोसिस हो रहा है तो उसको 500 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट देती है। 6 महीने तक इलाज चलता है। 4 दवाओं हम 4 महीने तक देते हैं। में दवाइयां हैं खास करके रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़ाइड, पैराथोराइड। चारों मेडिसिन शुरू के 4 महीने और लास्ट के 2 महीने हम 2 मेडिसिन कम कर देते हैं। इसकी डायग्नोसिस पूरी तरीके से बनती है। आमतौर से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा देखने को मिलता है। इसका हम बलगम और चेस्ट एक्सरे से कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं। आजकल तो सबसे लेटेस्ट जो टेस्ट चल रहा है उसका नाम है सीबीए। देख लीजिए, कैपिटल ई, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल बी, डैश एन डबल ए टी। फुल फॉर्म आपको पढ़ते रहिएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस सीबी, कैपिटल सी, कैपिटल बी, डैश नॉट एन डबल ए टी नॉट। ये डिग्री कैसे टेस्ट है तो ये बताता है कि प्रीवियसली अगर कोई डायग्नोस होता है ट्यूबरकुलोसिस का मरीज, क्या उसको पहले से ट्यूबरकुलोसिस था और था तो क्या रिफाम्पिसिन उसके रेसिस्टेंट है। ये कंफर्म करने के बाद अगर दवा दी जाती है तो दवा के रेसिस्टेंट का पता चलता है। ठीक है। एड्स एक वायरल डिजीज है। इस वाले के लिए आप लोग से पूछा जाता है। अभी उत्तर प्रदेश पिछले साल अगर हुआ है प्रेसिडेंशियल अफसर का, एक दिन पहले ये चीज बनाए थे कुछ लोगों को बताने के लिए। सिर्फ इस स्लाइड से 5-7 क्वेश्चन लाइव हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ। तो इसमें देख लीजिए, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट ये 1987 में आया। ये आपको पीजी का क्वेश्चन है। हमारे यूनानी पैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं है कि कौन सी एंटीवायरल मेडिसिन है वो एक्ट करता है। इसके क्लिनिकल ट्रायल की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ दवाइयां हैं जिसको हम आपके सामने बता रहे हैं, देख लीजिए। इट्स तो कॉमन है, सब लोग इसके साइलेंट सिम्टम को जानते हैं। कुछ दवाइयां हैं हमारे यहाँ यूनानी में जो एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। तो दवाइयों के नाम है, सबसे पहले जिंजीरो, अदरक जिसको कहते हैं, ये एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। तो दूसरी दवा हमारा लहसुन है। तीसरा हमारा मोलैठी है। चौथा हमारा ये हींग है। पांचवा अर्जुन है। छठा देख लीजिए पाइथन इमली का, अश्वगंधा। ये सब कुछ मेडिसिन से जो एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। वायरल डिजीज पे इसका बहुत रोल हो सकता है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अभी एंटीवायरल मेडिसिन चल रहा है वो चल रहा है आपको हल्दी से तैयार किया हुआ एक टैबलेट है, कर्कुमिन के नाम से आता है, जो कैंसर में बहुत इफेक्टिव है और एलोपैथ वाले भी बहुत यूज कर रहे हैं। सबसे लेटेस्ट मेडिसिन है। 150 का कैप्सूल होता है, एक हल्दी से तैयार किया हुआ है। अब आगे बढ़े तो आप लोग ये डिजिटल प्रोग्राम के बारे में सब लोग जानते हैं। भारत में पहले खाने की बहुत किल्लत थी, 70-80 के साल में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इससे पहले बहुत दिक्कत हुआ करती थी, लोगों को अनाज बहुत कम पैदा हुआ करते थे, बहुत मालन्यूट्रिशन देखने को मिलता था। इसके लिए ये प्रोग्राम सन 1970 से चल रहा है, लेकिन जब से खरीद क्रांति आई है ये सब अब ठीक हो चुका है। लेकिन फिर भी मालन्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है, इसको मिड डे मील कहते हैं, वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है।
इसके बारे में बता चुके हैं पहले। नल योजना भी, हाँ, एक नई चीज बताइए आप लोगों को। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका, पानी को बॉयल कर लीजिए, क्लोरीन टैबलेट यूज करिए, केलम का यूज करिए। तो वही कुछ ऐसे प्लांट है जो वाटर प्यूरिफिकेशन का बहुत ज्यादा रोल है। वो पेड़ है खास करके हिंदी में बता रहे, सहजन, तुलसी, नीम और जलकुंभी, ये वो प्लांट है जो वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका बहुत ज्यादा रोल है। सहजन के बीज का इस्तेमाल, हम सहजन का बीज हमारा उसके पाउडर को इस्तेमाल करके वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो वही जलकुंभी तो सब हो गया है, तुलसी, ये सब एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। जब भी कहते हैं कि ये हेवी मेटल्स का प्यूरिफिकेशन करता है, तो खास करके वो इलाका जहाँ पे आर्सेनिक और आयरन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे इस प्लांट का प्लांटेशन करके हम हेवी मेटल से होने वाले कंटामिनेटेड वाटर को कम कर सकते हैं। अभी इससे थोड़ा हमको लग रहा है कि हमारे उसमें काम कर रहा है। मिनिमम नीड पूरा जननी सुरक्षा योजना, इसका मेन मोटो था वही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, सुरक्षित मतलब डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना। पहले 1990 का डेटा है कि 552, 1 लाख में 552 लोगों की मौत हो जाती थी डिलीवरी होते होते वक्त गर्भवती मां की, जो कि अब हम टारगेट आ गया 100 के आसपास। आरबीएस के लिए ऑलरेडी आपको पता है। आरबीएस में जब आप लोग जाएंगे तो यही कार्ड एक होता है जो भागा होगा वहां पे, इससे पता चलता है कि हाँ आप बच्चों का स्क्रीनिंग किए हैं। ये 30 चीज है इस कार्ड में जो आपको टिक करना रहता है जब किसी का एग्जामिन करते हैं कि वो बच्चे कॉन्जेनिटल डिजीज से निपटना है या चिल्ड्रन चाइल्डहुड डिजीज से या डेफिशिएंसी डिजीज से या डेवलपमेंटल डिले से। किस डिजीज की कैटेगरी में वो बच्चे हैं, वो बच्चे जो जन्म से 18 साल तक के हैं, चाहे वो बच्चे आंगनबाड़ी में हो या स्कूल में हो, आरबीएस के ड्यूटी वहां जाकर उसको एक्सप्लेन करती है। डेवलपमेंटल डिले को और कॉन्जेनिटल डिजीज को, इसको वो वहां ठीक नहीं कर पाते, वो बच्चे रेफर होते हैं। फिर उसका फॉलो करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से इवैल्यूएशन से उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। और जो डिफिशियंसी डिजीज होती है और चाइल्डहुड डिजीज होती है, इसको आपको वाइटल यूज करना है। आपको मेडिसिन दी जाती है, आपको फार्मासिस्ट दिया जाता है, साथ में आपको वाइटल ऑनलाइन करना है। ठीक है, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतना वैल्यूएबल वर्ड के लिए भी तो हम लोगों को बताने का, बच्चों के साथ हम लोगों ने भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।